Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the syllabus of Law Gate, and in last video we started Pakistan Penal Code. We discussed the part 1 of chapter 2. In today's video we are going to discuss its second part. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the डिस्कशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 6 से सेक्शन 21 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 22 से। सेक्शन 22 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। So the words movable property are intended to include corporeal property of every description। movable property को किस तरह से डिफाइन किया है कि corporeal property। अब कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई कॉर्पस हो। कॉर्पस मीन बॉडी हो, यानी कि जो कि वजूद में हो, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कर सकते हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन इस मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, एक्सेप्ट लैंड। पहली बात, जो ज़मीन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती। एंड द थिंग्स अटैच टू द अर्थ, या वो तमाम चीज़ें जो कि इस ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं। और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि इनके साथ मुस्तकिल तौर पर जुड़ी हुई है, ये तमाम चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली है ज़मीन। ज़मीन मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती। इस ज़मीन के ऊपर लेट सपोज आपने कोई बिल्डिंग, कोई हाउस वगैरह, कोई कंपनी वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दी है, सो ये क्या होगी, ज़मीन के साथ जुड़ी हुई बिल्डिंग है, ये अब मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती। तीसरी चीज़, जो इन चीज़ों के साथ मुस्तकिल तौर पर जुड़ी हैं, यानी कि इस घर के, इस कंपनी के जितने भी दरवाजे, खिड़कियां वगैरह हैं जो कि इनके साथ जुड़ी हुई हैं, सो ये तमाम चीज़ें क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। उसके बाद है सेक्शन 23। सेक्शन 23 बात करता है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस की। रॉन्गफुल गेन क्या है, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। पहली बात क्या है, गेन किस तरह से, फायदा किस तरह से हो रहा है, अनलॉफुल मीन्स से, गैर कानूनी तरीकों से आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके आप लीगली इंटाइटल्ड नहीं हो, तो कानूनी तौर पर आप उस चीज़ के हकदार नहीं हो, लेकिन आप अनलॉफुल मीन्स यूज़ करते हुए उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करके खुद को जो फ़ायदा दे रहे हो, वो क्या है, रॉन्गफुल गेन है। और इसके ऑपोजिट रॉन्गफुल लॉस क्या है, लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच पर्सन लूजिंग इज लीगली इंटाइटल्ड। पहली बात, रॉन्गफुल मीन्स से आप दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचा रहे हो। दूसरा बंदा कौन, जो कि इस चीज़ के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए लीगली इंटाइटल्ड था, इस चीज़ का हकदार था, लेकिन आपने अनलॉफुल मीन्स यूज़ करते हुए उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हुए उस पर्सन को जो नुकसान दिया है, वो क्या है, रॉन्गफुल लॉस है। सो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक तरीके से आप खुद को फ़ायदा दे रहे हो और दूसरे बंदे को जो नुकसान दे रहे हो। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 24 के ऊपर। सेक्शन 24 बात करता है डिसऑनेस्टली की। अब डिसऑनेस्टली, ये ऑलरेडी हमने डिटेल्स में इसका एक एक सेक्शन एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम सिर्फ लॉ गेट की हद तक इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। डिसऑनेस्टली क्या है, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। पहली बात, whoever कोई भी बंदा जो कि कोई काम करता है विद द इंटेंशन, उसकी नीयत है, उसकी मेलाफाइडी इंटेंशन है, वो जानबूझकर कर रहा है। क्या कर रहा है कि किसी एक पर्सन को वो रॉन्गफुल गेन दे रहा है, यानी कि खुद वो
फायदा हासिल कर रहा है अनलॉफुल मीन्स से और दूसरे पर्सन को वो रॉन्गफुल लॉस दे रहा है। जिस पर्सन से उसने कोई चीज ली है उसको वो गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते हुए खुद को गलत तरीके से जो फायदा दे रहा है उसको हम कहते हैं डिसऑनेस्टली उस पर्सन ने ये काम किया है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 25 के ऊपर। सेक्शन 25 बात करता है फ्रॉडुलेंटली की। अब फ्रॉडुलेंटली क्या है? अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इंटेंट टू डिफ्रॉड। नियत क्या है? धोखा देने की। अब एक पर्सन को आप धोखा देने की नियत से कोई काम कर रहे हो और उस धोखाधड़ी से उस पर्सन को कोई इंजरी कॉज हो रही है तो दैट मीन्स आपने ये एक्ट किस तरह से परफॉर्म किया है? फ्रॉडुलेंटली। आपकी नियत क्या थी? धोखा देने की। उसके बाद है सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहता है रीजन टू बिलीव। बिलीव करने की कोई रीजन होनी चाहिए। So a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। अब यहाँ पर word यूज हुआ है sufficient cause। कोई ठोस वजह होनी चाहिए, कोई सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए कि किसी चीज को यकीन करने के लिए आपके पास कोई वजह होनी चाहिए, तब आप उस चीज पर यकीन करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रीजन टू बिलीव। यानी रीजन टू बिलीव के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? सफिशिएंट कॉज। लॉगेट एमसीक्यू के हवाले से आपने इसको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 27 के ऊपर। सेक्शन 27 बात करता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अब इस सेक्शन में प्रॉपर्टी की पोजेशन की बात की गई है। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ पर्सन's वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन's पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। सेक्शन 27 हमें क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन है और उसकी कोई प्रॉपर्टी है लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी पोजेशन में है? उस पर्सन की वाइफ की पोजेशन में है या उस पर्सन के क्लर्क की पोजेशन में है या उसके सर्वेंट की पोजेशन में है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उसकी वाइफ की हो जाएगी या उसके क्लर्क की हो जाएगी या उसके सर्वेंट की हो जाएगी। इस सेक्शन की हद तक वो प्रॉपर्टी इस पर्सन की ही रहेगी। असल मालिक कौन होगा? ये पर्सन होगा जिसकी एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 28 के ऊपर। सेक्शन 28 बात करता है काउंटरफीट की। अब सेक्शन 28 ने क्या कहा? अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल दी अनदर थिंग। काउंटरफीट कहते हैं नकल करना, कॉपी करना। तो अगर कोई पर्सन किसी एक चीज को इस तरह से क्रिएट करता है, उसकी कॉपी इस तरह से बनाता है कि वो ओरिजिनल से मिलती जुलती है, इंटेंडिंग बाय द मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। और उसका इरादा क्या है? उसने ये रिजेम्बलेंस क्रिएट करके क्या करना है? उसका इरादा है किसी दूसरे पर्सन को धोखा देने का। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। या अगर उसका इरादा धोखा देने का नहीं है लेकिन फिर भी आपको नॉलेज है, आपको पता है कि ये किसी पर्सन को धोखा देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या है? काउंटरफीट है। यानी कि एक पर्सन ने ओरिजिनल की कॉपी इस तरह से बनाई है कि वो ओरिजिनल से मिलती जुलती है। इसको बनाने का मकसद क्या था? कि उसने किसी दूसरे पर्सन को धोखा देना है, उसकी इंटेंशन धोखा देने की है, या अगर धोखा देने की नहीं भी है लेकिन फिर भी उसको पता है कि ये किसी पर्सन को धोखा देने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है? काउंटरफीट है। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास जाली नोट वगैरह तैयार किए जाते हैं या स्टाम्प पेपर वगैरह नकली बनाए जाते हैं या कॉइन्स बनाए जाते हैं, सो ये तमाम इस काउंटरफीट की डेफिनेशन के अंडर फॉल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 29 के ऊपर। सेक्शन 29 बात करता है डॉक्यूमेंट की। अब सेक्शन 29 ने डॉक्यूमेंट को किस तरह से डिफाइन किया है? द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड upon any substance by means of the letter, figures or marks or by more than one of those means intending to be used as an evidence of that matter।
सेक्शन 29 कहता है कि डॉक्यूमेंट किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हो, आया वो किसी नंबर्स की सूरत में है, कोई मार्क्स आपने कोई लगाए हुए हैं, या लेटर्स की सूरत में उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जिसको आप सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट की डेफिनीशन के अंडर फॉल करती हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जैसा कि हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, कोई मैप है या प्लान है जिसको एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, इसी तरह कोई चेक है, तो ये तमाम क्या है हमारे पास, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 30 के ऊपर। सेक्शन 30 भी इसी से मिलता जुलता है। सेक्शन 30 बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी को किस तरह से डिफाइन किया है? द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज अ डॉक्यूमेंट बाय विच एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under a legal liability or has not a certain legal right। अब सेक्शन 30 ने क्या कहा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी से मुराद कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपके लीगल राइट्स के साथ लिंक कर रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आपका कोई भी लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, वो राइट ख़त्म हो रहा है, उस राइट को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है, या उस राइट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी पर्सन्स के ऊपर या बॉडी ऑफ पर्सन्स के ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, जिसके थ्रू उस पर्सन के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती है, तो वो तमाम चीज़ें वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन के अंडर फॉल करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 31 के ऊपर। सेक्शन 31 बात करता है विल की। अब विल से क्या मुराद है? सो द वर्ड्स अ विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। विल हम कहते हैं वसीयत को। सो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू कोई भी पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को विल कहा जाता है। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 32 के ऊपर। सेक्शन 32 बात करता है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है? इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, द वर्ड्स विच रेफर्स टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू द इलीगल ओमिशन। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है एक्ट, एक्ट से मुराद क्या है? कि कोई भी काम जो आप कर रहे हो, और इलीगल ओमिशन से क्या मुराद है? कि आपकी जो कानूनी फ़राइज़ हैं, आपकी जो लीगल ड्यूटीज़ हैं, अगर आप उनको फुलफ़िल नहीं करते तो दैट मीन्स आप इलीगल ओमिशन कर रहे हो। सो इस सेक्शन में कहा गया है कि इस पूरी पीपीसी के अंदर जहाँ कहीं भी वर्ड एक्ट यूज़ हुआ है तो उससे मुराद इलीगल ओमिशन भी है, और जहाँ पर इलीगल ओमिशन यूज़ हुआ है तो वो एक्ट के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। सो सिंपली है। उसके बाद है हमारा सेक्शन 33, जिसने इस एक्ट और ओमिशन को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहा है द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ द एक्ट्स इज अ सिंगल एक्ट, एंड द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ द ओमिशन इज अ सिंगल ओमिशन। सेक्शन 33 कहता है कि अगर इस पूरी पीपीसी के अंदर जहाँ कहीं भी वर्ड एक्ट यूज हुआ है तो उससे मुराद सिंगल एक्ट नहीं है, बल्कि सीरीज ऑफ द एक्ट्स भी उसमें इंक्लूड होंगे। इसी तरह जहां कहीं पर वर्ड ओमिशन यूज हुआ है तो वो सिंगल ओमिशन नहीं होगा, बल्कि वो सीरीज ऑफ ओमिशन के लिए भी यही वर्ड यूज किया जाएगा। सिंपल सा सेक्शन था। जहां पर एक्ट है तो वो सिंगल एक्ट कंसिडर नहीं होगा, जहां पर ओमिशन है तो वो सिंगल ओमिशन कंसिडर नहीं होगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 22 से सेक्शन 33 के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 34 को डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।